अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं इन्फो सादी। नाज़रीन इकराम, काबिल औलाद हर शख्स का ख्वाब है, मगर किस्मत से ये किसी को मिलती है। लेकिन उस्मान गाजी वो खुशकिस्मत शख्स थे जिन्हें एक नहीं बल्कि दो बेटे काबिल नसीब हुए, यानी एक उरहान गाजी और दूसरे अलाउद्दीन पाशा। और उस्मान गाजी चूँकि एक ऐसी सल्तनत के बानी थे जो कि अपने वक्त में दुनिया इस्लाम की अजीम अल शान सल्तनत थी, तो उनकी और उनके औलाद के हालात ज़िंदगी बहुत से लोगों की गुफ्तगू का मरकज़ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन इकराम, तमाम नामवर मौरखीन चाहे वो तुर्क हों या गैर तुर्क, इन सब ने अलाउद्दीन पाशा का जिक्र अपनी लिखी गई तारीख में ज़रूर किया है। आशिक पशाजाद, इब्न कमाल पाशा, ख्वाजा सातुद्दीन अफंदी और इदरीस मतलिसी, ये तमाम नामवर कदीम तुर्क मौरखीन हैं। इनमें से कुछ का ख्याल है कि अलाउद्दीन बे का असल नाम अली या अली उर्दन था, लेकिन बुरसा फाउंडेशन की कदीम दस्तावेजात में इनका नाम अलाउद्दीन के तौर पर दर्ज है। अलाउद्दीन अली के पैदाइश का साल नामालूम है और इनकी परवरिश उनके नाना शेख अदब अली की निगरानी में हुई। अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या अलाउद्दीन तारीख में बड़े भाई थे या उरहान गाजी? नाज़रीन इकराम, इस बारे में कोई हतमी जवाब नहीं है। कुछ मौरखीन अलाउद्दीन को बड़ा भाई मानते हैं जबकि कुछ उरहान गाजी के हक में है, और ये बहस इस वजह से है कि कुछ मौरखीन उस्मान गाजी की सिर्फ एक बीवी मलून खातून के होने के हक में है, जबकि कुछ मौरखीन के मुताबिक उस्मान गाजी की दो बीवियां थी, जिनमें से एक का नाम राबिया बाला खातून और दूसरी का नाम मलहून खातून था। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। और अगर उस्मान गाजी की हम दो बीवियां मान भी लें तो इसके बाद मौरखीन का इस बारे में कि उस्मान गाजी की शादी के पहले मलहून खातून से हुई या बाला खातून से, तो ऐसी सूरत हाल में उरहान और अलाउद्दीन की उम्र के बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अलाउद्दीन का मिजाज कैसा था, तो इस बारे में नामवर मौरख अतलस मतलिसी के मुताबिक शहजादा अलाउद्दीन उरहान गाजी की निस्बत बर्दाश्त और तहम्मुल वाले थे। शायद इसकी वजह यही थी कि उनकी तरबियत शेख अदब अली ने की थी। अपने बचपन में उस्मान गाजी की वफात से पहले अलाउद्दीन कभी अपने नाना शेख अदब अली के साथ रहते और कभी अपने वालिद उस्मान गाजी के साथ, लेकिन उस्मानी दस्तावेजात के मुताबिक उस्मान गाजी की वफात के बाद शहजादा उरहान और शहजादा अलाउद्दीन का नाम इस नई नवेली रियासत के सुल्तान के तौर पर लिया जाने लगा। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि वह सल्तनत उस्मानिया जिसने ऐसा वक्त भी देखा कि जिसके तख्त पर बैठने के लिए उस्मान गाजी के आइंदा आने वाली नस्लों में खाना जंगी छिड़ी, इसी सल्तनत के तख्त के मामले में अलाउद्दीन और उरहान में किसी भी किस्म की बदमजमी की नौबत न आई। तारीख में है कि दोनों भाइयों में मुलाकात हुई और उरहान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन को ये पेशकश की कि चूंकि ये रियासत उनके वालिद की छोड़ी की विरासत है तो इससे दोनों भाइयों के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया जाए। लेकिन अलाउद्दीन ने इस पेशकश को कबूल करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपने भाई उरहान गाजी के हक में दस्तबरदार होते हैं, और उन्होंने उरहान गाजी की बैत कर ली। उरहान गाजी ने अपने भाई के इस फैसले से खुश होकर अलाउद्दीन को पेशकश की कि वो सल्तनत के कामों और जिम्मेदारियों में उसका हाथ बटाए, और अलाउद्दीन ने ये बात कबूल कर ली। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसका ये मतलब नहीं है कि शहजादा अलाउद्दीन तलवार पकड़ना ही ना जानते थे, बल्कि तारीख के मुताबिक उन्होंने उरहान गाजी की फरमाइश पर उनके साथ कई जंगों में भी शिरकत की। मसलन जब उरहान गाजी और बाज़ंतीनी शहनशाह एंडोनिकोस मार्टिट के इलाके में एक जंग के दौरान आमने सामने हुए तो उस वक्त अलाउद्दीन इस फौज के कमांडर थे, और उनकी इस काबिलियत की तस्दीक 1323 में लिखी गई एक कदीम उस्मानी दस्तावेज से होती है, जिसमें अलाउद्दीन के लिए अमीर कबीर मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अलाउद्दीन तारीख की इन चंद शख्सियात में से हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरती से एक ही वक्त में तलवार, दिमाग और मजहब की खूबियों को इस्तेमाल किया। लेकिन इनका मिजाज सऊची बे जैसा था, जो कि तलवार से ज्यादा कलम में दिलचस्पी रखते थे। और जिस तरह उस्मान गाजी के बड़े भाई सऊची ने अर्तुगरुल गाजी के दौर से लेकर उस्मान गाजी के दौर तक सफारतकारी के फराइज सर अंजाम दिए थे, तो इसी तरह अलाउद्दीन ने भी अपने भाई उरहान गाजी के लिए हुकूमत करने में आसानी पैदा की। तो इन दोनों भाइयों के ताल्लुकात बहुत से दूसरे उस्मानी शहजादों के बरक्स दोस्ताना और मिसाली थे। रियासी मामलात में उरहान गाजी ने हमेशा अपने भाई से मशवरे तलब किए, जो कि अलाउद्दीन ने खुशनुदी से दिए, और अलाउद्दीन ने उरहान से फितरा नामी गांव की दरख्वास्त की, जो उरहान गाजी ने फौरन मंजूर कर ली। आइए नाजरीन इकराम जानते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने तरीके से सल्तनत उस्मानिया के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो क्या थी, क्योंकि अलाउद्दीन बेजानते थे कि सल्तनत सिर्फ जंगजू और सुल्तान से कायम नहीं होती, बल्कि मजहबी उलमा और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले भी किसी मुल्क या कौम या रियासत के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, 1328 या 1329 में अलाउद्दीन ने अपने भाई उरहान को एक जंग की फतह पर इनसे एक मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की, और ये वो मौका था जब अलाउद्दीन ने उरहान गाजी को वो 3 तजावीज़ दी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की कानूनी हैसियत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया।
اور وہ 3 تجاویز یہ تھیں: نمبر 1، ریاست کے مالیاتی نظام یعنی اکانومی کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 2، باقاعدہ ایک فوج ترتیب دی جائے۔ نمبر 3، عثمان فوج کا ایک مخصوص سرکاری لباس ہو تاکہ وہ اناطولیہ کے دوسرے امارتوں کی افواج سے ممتاز نظر آئے۔ تو ناظرین کرام، ریاست کی اکانومی کا آغاز ایسے سونے کے سکے بنا کر کیا گیا جن کے ایک طرف کلمہ طیبہ درج تھا، جبکہ دوسری طرف یہ درج تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سلطنت کو قائم و دائم رکھے، جبکہ عثمان ریاست کے پہلے کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ رضاکارانہ طور پر ترک جنگجو لڑا کرتے تھے۔ لیکن علاؤدین بے نے پیدل سپاہیوں کا عثمانی فوجی دستہ ترتیب دیا جس کا نام پیادہ تھا۔ اس پیدل فوجی دستے کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی اور یہ ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد تھے، لیکن اس پیدل فوجی دستے کی تجویز اس لیے ناکام ہو گئی، ان فوجیوں کو باقاعدہ کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی اور ان کے بعد ہی ینیچری فوج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن اس بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں کہ ینیچری فوج کی تجویز علاؤدین نے دی ہو، جبکہ اس سے پہلے عثمانی جنگجو سر پر سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ لیکن علاؤدین بے نے عثمانی فوج کا ایک باقاعدہ لباس اور انہوں نے عثمانی فوج کے لیے جو پہلے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، جس رنگ کا انتخاب کیا وہ سفید تھا، اور یہ سفید رنگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر منتخب کیا گیا کہ بہترین لباس سفید ہے، اور حکومتی اہلکار کو سر پر پگڑی پہننے کی ہدایت کی گئی۔ اس پگڑی سے حکومتی احکامات دور ہی سے پہچانے جاتے تھے۔ پہلے اس کے علاوہ علاؤدین نے یہ تجویز دی کہ فوج کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کا ایک الگ نظام مقرر کیا جائے، اور علاؤدین بے نے ہی سلطنت کا وزارت سسٹم قائم کیا اور عثمانی ریاست کے پہلے وزیر بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عثمانی خاندان میں پاشا کا لقب حاصل کرنے والے پہلے شخص تھے۔ اب بات کریں گے علاؤدین بے کی شادی کب ہوئی، ان کی بیویاں کتنی تھی اور ان کی کتنی اولاد ہوئی۔ تو اس بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں، لیکن ان کے پوتے پوتیوں کے نام بورسا فاؤنڈیشن کی ایک لینڈ رجسٹری بک میں لکھے گئے ہیں، جو کہ 1522 میں لکھی گئی۔ علاؤدین بے کا انتقال 1333 میں بورسا قلعے میں ہوا اور ان کی قبر اپنے والد کی قبر کے قریب ہے۔